वेलकम प्यारे भावी नौजवानों, आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विद फन में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको थंबनेल से पता ही चल चुका है, इसमें पिछले साल के प्रश्नों का हल करने वाले हैं। यानी कि जो पिछली भर्तियां हुई हैं उनके हल चल रहे हैं अपने सीरीज में। तो इसमें पहले ही 2 से 3 पेपर हो चुके हैं ऑलरेडी, तो आप उन पेपर्स को भी जाकर के देख सकते हैं। साथ ही साथ आज के हम सेशन में फिर से एक नया पेपर लेकर आपके सामने आ चुके हैं, जिसमें हम सॉल्यूशन करेंगे उस पेपर का और उसके हल करने के तरीके से आप समझेंगे कि आपको किस तरीके से फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। साथ ही साथ आपका एक टेम्परामेंट डेवलप होगा और ये भी पता चलेगा आपको आपका कौन सा वीक टॉपिक है और कौन सा स्ट्रॉन्ग टॉपिक। स्ट्रॉन्ग टॉपिक को और स्ट्रॉन्ग बनाया और वीक टॉपिक को फिर से स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए प्रैक्टिस करनी है। तो चलिए अपने सीधे पेपर सेट पर आते हैं। पेपर सेट की तरफ अगर जाते हैं, मैं बता दूं आज का पेपर सेट क्या है अपना। आज का पेपर सेट है बिहार रेजिमेंट सेंटर का दानापुर कैंट का 28 मार्च 2021 का पेपर है, उसे हम सोल्व करने वाले हैं। इस पेपर में हम मैथ और रीजनिंग के सेक्शन को सोल्व करेंगे। इस सेशन में मैथ और रीजनिंग होगी, उसके एक एक क्वेश्चन को हम यहाँ सोल्व करेंगे और उनको आप देखेंगे किस तरीके से सोल्व किया जाना चाहिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार यहाँ पर दिख रहा होगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, यदि एक व्यक्ति 400 आमों के क्रय मूल्य पर 320 आम को बेचता है तो उसका लाभ का प्रतिशत बताइए। यानी 400 आम उसने खरीदे, 400 आम उसने खरीदे और उन्हें बेच दिया 320 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर, है ना। क्या बोल रहा है, क्रय मूल्य पर 320 आम बेच देता है। तो 400 SP जो है वो 320 CP SP के बराबर हो जाएगा। यानी 400 जो आम थे उनका CP जो है, आप समझ रहे हैं कि 320 जो उसने बेचे हैं आम, उनसे जो उसे रुपए मिले और 400 जो आम खरीदे थे, जो उसने खर्च किए थे, वो दोनों रुपए बराबर हैं। तो CP अपॉन SP निकल सकता है क्या? इससे CP अपॉन SP निकल सकता है क्या? बिल्कुल निकल सकता है। 320 बटा 400, 320 बटा 400। इससे ये पता चलता है कि आपका क्रय मूल्य कितना है, 320 रुपये, और सेलिंग प्राइस कितना है, यानी कि विक्रय मूल्य कितना है, 400 रुपये। अब एक चीज़ बताइए, इसमें प्रॉफिट हुआ है लॉस हुआ? कोई वस्तु आपने 320 में खरीदी और 400 रुपये में उसे बेच दिया। कितने रुपए में बेच दिया? 400 रुपये में बेच दिया। तो होगा क्या, आपको 80 रुपये का फ़ायदा हो जाएगा या प्रॉफिट हो जाएगा। 80 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। 80 रुपये का प्रॉफिट हुआ है, कितने रुपये पे हुआ है? 80 रुपये का प्रॉफिट 320 रुपये पे हुआ है, क्योंकि CP पर ही प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट किया जाता है। तो 320 रुपये पर 80 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। परसेंटेज में आंसर पूछा है तो 100 से गुणा कर देंगे इसको और आंसर आपके सामने आ जाएगा 8 + 32, ये आगे 25%। कितना आगे? 25%। तो आपने देखा क्वेश्चन बहुत ही आसान था। क्वेश्चन का बस एक ये स्टेप ऐसा था, अगर किसी को पता है तो वो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकता है। तो ये स्टेप आपको अब पता चल चुका है किस तरीके से लिखते हैं, कि जैसा ऐसे क्वेश्चन में दिया हो कि 400 खरीद कर उसे 300 विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 400 बराबर 300 SP रख दीजिएगा। जितने विक्रय मूल्य के बराबर हो, जितने का क्रय मूल्य से उसके बराबर रख दीजिएगा। वहाँ से एक अनुपात निकालेंगे CP और SP का, यानी क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का, और उन्हें ही हम रुपए मान लेंगे, क्योंकि पूछा है परसेंटेज में, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कितने रुपए ये कितने रुपए ये, इनका अनुपात ही हमारे लिए काफ़ी है, तो उससे परसेंटेज निकल के आ जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, मान ज्ञात करना है 1500 + 600 का 30%। किसका? 1500 + 600 का 30%। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्या 1500 + 600 कितने होंगे? 2100। 2100 का 30% निकालना है। 2100 का 30% निकालना कितनी बड़ी बात है? कोई बड़ी बात नहीं है। 2100 ये रहे आपके सामने, उसका 30%। मैंने पहले ही बता रखा है इस तरीके क्वेश्चन कैसे सोल्व करने हैं। 2100 का को मतलब होता है गुणा, और 30% हटेगा तो अपॉन में आएगा 100, और ये 100 से 2 जीरो इधर चले जाएंगे और ये आ जाएगा 630। तो 630 आपका आंसर है। कितने रुपए? 630 रुपये मान लेंगे। कितने रुपए हो जाएगा आंसर? 630। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक त्रिभुज है, उसका परिमाप 600 मीटर है। एक त्रिभुज दिया हुआ, उसका परिमाप 600 मीटर है। यदि भुजाओं का अनुपात 12, 13 और 15 है तो सबसे लंबी भुजा हमें बतानी है। क्या बतानी है? सबसे लंबी भुजा हमें बतानी है। यदि एक त्रिभुज दिया हुआ है जिसका पेरीमीटर है, परिमाप पूरा कंप्लीट कितना है? 600 मीटर है, यानी इन तीनों भुजाओं का योग कितना? 600 मीटर है। जबकि ये 12,
13 और 15 के अनुपात में दी हुई है। तो एक चीज़ बताइए, 12, 13 और 15 के अनुपात में, यानी ये 12x होगी, ये 13x होगी, 15x होगी भुजा, इन तीनों का सम ही तो क्या होगा, इसका परिमाप होगा। क्या होगा, इसका परिमाप होगा। तो 12 और 13 25 और 15 40 हो गए। 40x की वैल्यू जो है हमें 600 के बराबर दी हुई है। 1 0 से 1 0 गया, 4 से ये हो गया 60, 15। तो x की वैल्यू आ गई यहाँ से 15, x की वैल्यू आ गई 15। तो सबसे बड़ी भुजा निकालनी है। सबसे 15 अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो सबसे बड़े नंबर से जब 15 मल्टीप्लाई होगा तो सबसे बड़ी भुजा देगा। तो 15 गुणा 15 बराबर 225। कितना, 225। तो 225 इसका आंसर हुआ। तो आप सभी को कैसा सेशन लग रहा है? अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। सेशन देखते चलिए, पहले फटाफट सेशन को अपन देखते हैं और चीज़ों को समझने की कोशिश करते हैं। वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए, क्योंकि सेशन समझ में आना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, एक नाव धारा के अनुकूल 9 किलोमीटर की दूरी 2 घंटे में तथा धारा के प्रतिकूल समान दूरी यानी 9 किलोमीटर की दूरी को 6 घंटे में तय करती है। तो धारा की गति बतानी और नाव की गति बतानी है। एक चीज़ बताइए, वो 9 किलोमीटर की दूरी जा रहे हैं। मान लेते हैं नाव N से लिख दिया, धारा हमने D से लिख दी। ठीक है, इन दोनों का योग कब होगा? जब एक धारा की गति और नाव की गति दोनों एक साथ होगी। तो क्या उन दोनों की गतियां जुड़ जाएंगी? बिल्कुल जुड़ जाएंगी। आप एक बताइए, जब धारा के फ्लो के साथ आप जाएंगे तो तेज जाएंगे, धारा के अगेंस्ट जाएंगे तब तेज जाएंगे। आपका जवाब होगा जब धारा के साथ जाएंगे तो हम तेज जाएंगे। तो धारा के साथ जाएंगे तब तेज जाएंगे, यानी धारा और नाव दोनों की गति क्या हो गई, जुड़ गई। और ये जुड़ने के बाद उन्हें लगे 2 घंटे। ये हुआ डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर में टाइम। डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर में टाइम। ठीक है, यही हुआ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड बराबर टाइम। इससे क्या हुआ, एक तो यहाँ से ये 4 बन गया। दूसरा लिखें, अगर यही 9 किलोमीटर धारा और नाव की गति जो है अगेंस्ट थी तो माइनस कर दें तो 6 घंटे लगते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ बताइए कि धारा प्लस नाव की गति जो निकल के आएगी वो 18 आ जाएगी, और धारा और नाव की गति में जो अंतर आएगा वो कितना आ जाएगा, 54 आ जाएगा। नहीं, 54 नहीं आएगा, सॉरी। यहाँ पे हम देखते हैं एक बार वापस से थोड़ा सा कि ये हो जाएगा, नाव प्लस धारा जो है उसकी गति हो जाएगी 9/2, और नाव माइनस धारा जो है वो हो जाएगा 9/6। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करने की कोशिश करें तो एक चीज़ बताइए, यहाँ धारा और नाव की गति हम रख के देख लेते हैं। हमारे ऑप्शन जो है या तो उनको रख लें या फिर ऐसे सोल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा 4.5, और ये कितना हो जाएगा, 3 से काटे तो 3/2 यानी 1.5। तो इसको अगर सोल्व करें फर्दर तो ये अगर हम इसको क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, तो ये D से D कैंसिल हो जाएगा। 2n बराबर में 4.5 प्लस 1.5 ऐड होकर कितना बन जाएंगे, यहाँ पे 6 बन जाएंगे। तो n की वैल्यू कितना आ गई, 3 आ गई। n की वैल्यू यानी नाव की जो स्पीड थी वो कितना आ गई, 3 आ गई। और टोटल जो जोड़ेंगे तो 4.5 हो रही, यानी इसकी धारा की गति 1.5 होगी। तो धारा की गति हमारे पास आई 1.5 किलोमीटर पर आवर, और नाव की गति आई हमारे पास में 3 किलोमीटर पर आवर। तो हमने देखा क्वेश्चन बहुत ही आसान था। क्वेश्चन बस इसको आपको ये फॉर्मेट में लेके आना था। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं नौजवानों। अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि अराइज शब्द जो है, अराइज, उस शब्द को कितने तरीकों से लिखा जा सकता है। अराइज को कितने तरीकों से लिखा जा सकता है, ये अराइज आपके सामने मैंने लिख दिया। इस अराइज को आप कितने तरीकों से लिख सकते हैं। इस अराइज को लिखने के लिए आपका क्या है, आपने बचपन में सीखा होगा परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, जिसमें क्या, अगर 5, ये कितने लेटर्स हैं, 5 लेटर्स हैं। इस ब्रैकेट को कितने तरीकों से भरा जा सकता है, ए से भी भरा जा सकता है, आर से भी भरा जा सकता है, आई से भी भरा जा सकता है, एस से भी भरा जा सकता है, और ई से भी भरा जा सकता है। यानी 5 तरीके हो सकते हैं इसको भरने के लिए। अगले बॉक्स को भरने के लिए हमारे पास, अगर मान लो हमने ए से भर दिया तो सिर्फ 4 तरीके बचे। ऐसे ही अगले 2 भर जाएंगे तो 3 बचेंगे, फिर 2 बचेंगे, फिर 1 बचेंगे, क्योंकि इसमें दिया हुआ है रिपीटेशन नहीं है। अगर हम ऐसा मान के चलते हैं कि रिपीटेशन नहीं है, अगर वो ऐसा बोलता है रिपीटेशन है, तो यहाँ पे 5 इसमें भी होते, 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 मगर लेटर का रिपीटेशन नहीं है, यानी पुनरावृत्ति नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, 5 × 4 × 3 × 2, ये बन जाएगा अपने पास 20 या 60 और 120 ऐसे तरीके होंगे जब अराइज को लिखा जा सकता होगा अलग अलग तरीक़ों से, उनके लेटर्स को। समझ में आया सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि एक परिमेय और अपरिमेय संख्या को गुणा किया जाए तो हमेशा किस प्रकार की संख्या मिलती है। परिमेय संख्या क्या होती है,
परिमेय संख्या क्या होती हैं, पहले आपको ये बताना, जिन्हें पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। पी एंड क्यू जो है वो क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे। पी एंड क्यू क्या होंगे, इंटीजर्स होंगे, और क्यू वहाँ पर क्या होगा, नॉट इक्वल टू 0 होगा। तो ऐसे नंबर को प्राइम नंबर या परिमेय संख्या कहते हैं। तो परिमेय संख्या जो होती हैं वो हमारे पास जो इंटीजर्स जो होते हैं वो 1 2 3 4 ये मान लेते हैं। कोई सा भी एक एग्जाम्पल ले लो, मान लिया हमने 2, ठीक है। एक अपरिमेय संख्या ले ली, जैसे मान लो √2 √3, ये क्या होती है, परिमेय संख्या होती है, इसे √2 कर दिया। इन दोनों संख्याओं का अगर गुणन कर दिया जाए तो हमें क्या मिला, 2 √2। ये भी एक तरीके क्या है, अपरिमेय संख्या है। क्यों, क्योंकि ऊपर वाला नंबर जैसे इसे अगर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में बनाएंगे तो क्यू तो नॉट इक्वल टू 0 आ गया, पर पी यहाँ पर इंटीजर नंबर नहीं है। इंटीजर नंबर क्या होते हैं, जो एक नंबर लाइन में नंबर्स लिखे होते हैं उन्हें इंटीजर नंबर्स कहते हैं। 1 2 3, यहाँ पे -1 -2 -3, ये क्या होते हैं, इंटीजर्स नंबर्स होते हैं, ठीक है। समझ में आ गया होगा, मुझे पता है कि इसका आंसर क्या होगा। कभी भी ये सब हमेशा क्या होंगे, एक अपरिमेय संख्या होंगे, ठीक है, इन दोनों का गुणनफल। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, एक सीरीज दी हुई है 31, 7 25 13 19 और 13। सीरीज अगर आप लोग देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कुछ अटपटीस चल रही है कि 31 से 7 हो गया, फिर 25 हो गया, फिर 13 हो गया, 19 हो गया, फिर 19, फिर 13, तो सही सीरीज लग नहीं रही। तो इसे हम क्या देखेंगे, अल्टरनेट में देखने की कोशिश करते हैं। 31 से 25 हुआ, 25 से 19 हुआ, 19 से 13 हो गया, यानी -6 -6 हो रहा है। अगला यहाँ देखें तो यहाँ +6, फिर उसमें अगले में +6, तो अगले में वापस क्या होगा, +6। तो 19 + 6 कितना हो गया, 25 इसका आंसर आ गया, ठीक है। समझ में आया सभी को, बहुत बढ़िया, समझ में आ गया होगा मुझे पता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बहुभुज को 44 विकर्ण है। एक बहुभुज जो है उसमें यानी पॉलीगन है, उसमें कितने 44 डायगोनल्स हैं, विकर्ण है कितने 44 44। उनकी भुजाओं की संख्या बतानी है। तो विकर्णों की संख्या कैसे होती है, n × n-3 अपॉन में 2। ये क्या होती है, किसी भी पॉलीगन या बहुभुज के लिए विकर्णों की संख्या क्या होती है, विकर्णों की संख्या नंबर ऑफ डायगोनल्स n × n-3 अपॉन में 2 होगा। यहाँ से अगर ये टोटल कितने 44 दिए हुए हैं तो n की वैल्यू निकालनी है, अपन को फाइंड करनी है। तो ये क्या बन जाएगा, n² माइनस में 3n अपॉन 2 बराबर 44। ये n² - 3n बराबर में 88। यहाँ से n² - 3n - 88 इक्वल टू 0, ठीक है। इसको हम क्या कर लेते हैं, ब्रेक कर लेते हैं। अब ये क्या बन गई, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, यानी एक द्विपद प्रमेय बन गई। अब इसके लिए द्विघात प्रमेय क्या बोलते हैं, द्विघात समीकरण बन गया। द्विघात समीकरण बन गया यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व आप सभी कर ही लेंगे, मैं करवाता हूँ। चलो यहाँ पे n² माइनस में 3n - 88 इक्वल टू 0। आपको ऐसे दो नंबर्स में इसे ब्रेक करना है कि जोड़ने या घटाने पर 3 आए और गुणा करने पर 88 आ जाए। तो n² माइनस में 11n + 8n अगर मैं कर दूं तो ये जोड़ने घटाने पर तो क्या आ रहा है, माइनस का 3n आ रहा है, और गुणा करने पर माइनस का 88 आ रहा है। तो इसको करते हैं सॉल्व। n यहाँ से कॉमन लिया तो n - में 11 + 8 कॉमन ले लिया तो n - में 11 बराबर 0। n + 8 × n - 11 ये दो पेयर्स बन गए। तो n की वैल्यू आ गई -8 और n की वैल्यू आ गई 11। माइनस में हम इसकी वैल्यू लेंगे नहीं क्योंकि नंबर ऑफ साइड्स यानी भुजाओं की संख्या कभी माइनस में नहीं होगी। तो यहाँ पे 11 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो चलिए आपने देखा ये फॉर्मूला अगर आपको याद था तो क्वेश्चन बहुत ही आसान था और बहुत ही जल्दी क्वेश्चन हो सकता था। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। यदि एक घटना नहीं घटती है तो उसकी प्रायिकता क्या होगी। जो घटना घटी नहीं उसकी कैसी प्रोबेबिलिटी, कैसी प्रायिकता, आप खुद सोच के देखिए। कोई घटना घटती है तो उसके घटने की संख्या बटा कुल जो जितनी बार घटेगा वो होता है। तो जब घटने की संख्या ही 0 है तो वो क्या हो जाएगा, 0 उसकी प्रायिकता आ जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है कि दो संख्याओं का अंतर 2 है और उनके वर्गों का अंतर कितना है, 28 है। दो संख्याएं हैं दी हुई है हमें, उनका अंतर कितना 2 है। मान लेते हैं एक a है और एक b है, उन दोनों का अंतर क्या है, 2 है। इन दोनों के वर्गों का अंतर कितना है, 28 है। तो अब एक चीज़ बताइए, a² - b² का फॉर्मूला क्या आप सभी को याद है। a² - b² बराबर में a - b × a + b बराबर में 28। तो यहाँ से a - b की वैल्यू 2 दी हुई है, a + b कितना हो जाएगा 28
तो यहाँ पे a प्लस बी की वैल्यू अगर निकालें तो क्या आएगी 28/2 यानी कि 14 यानी 14। तो a प्लस बी की वैल्यू अगर 14 है, a प्लस बी की वैल्यू अगर 14 है, a माइनस बी की वैल्यू अगर 2 है, तो यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल सकते हो। क्या जोड़ दो इन दोनों को, तो 2a बराबर में 16, तो a बराबर 8। a बराबर अगर 8 है तो b बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा। a बराबर 8 और b बराबर 6। पूछा क्या हमसे, उन संख्याओं का योग बताना है। दोनों संख्याएं मिल गई 8 और 6, तो उनका योग क्या होगा 14, उनका योग क्या हो जाएगा 14। अरे पूछा यही था, तो इतना निकालने की जरूरत ही नहीं थी, वो नंबर्स निकालने की आवश्यकता ही नहीं थी। क्वेश्चन यहाँ तक ही खत्म हो गया था, a प्लस बी की वैल्यू निकालनी थी केवल, यानी उनका योग क्या, उनका योग 14 है। ये थोड़ा एक्स्ट्रा निकल गया क्वेश्चन, क्योंकि पढ़ा नहीं था। तो आप ऐसी गलती ना करें, क्वेश्चन भी साथ साथ में पढ़ जरूर लें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 1589 यानी 1589 मिलीग्राम को ग्राम में बदलना है। 1589 मिलीग्राम को ग्राम में बदलना है। हमें पता है 1 ग्राम में 1000 मिलीग्राम होते हैं। 1000 मिलीग्राम होते हैं। 1 ग्राम में कितने हो गए, 1000 मिलीग्राम हो गए। तो इसमें कितने ग्राम निकल के आएंगे, 1589 अपॉन में कितना आ जाएगा 1000, ये बराबर बन जाएगा 1.589 ग्राम। 1.589 ग्राम। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 63 रन बनाता है। एक बल्लेबाज अपनी 12वीं पारी में 12th इनिंग में कितने रन बनाता है, 63 रन बनाता है, जिससे उसके औसत में 2 रनों की वृद्धि हो जाती है। यानी 11 पारियों तक का जो उसका औसत था, उस औसत में 12वीं पारी में 2 रनों की वृद्धि हो जाती है। तो 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा। तो एक चीज बताइए, 11 पारियों के लिए मान लेते हैं x उसका औसत था, तो टोटल कितना हो गया, 11x उसने रन बनाए होंगे। 11 पारियों में हर एक पारी में x रन बनाता है, तो 11x टोटल बनाए होंगे। 12वीं पारी में 63 रन बना दिए, यानी 12 पारियों के टोटल रन क्या हो गए, ये हो गए 11x प्लस 13 63। तो हुआ क्या, एवरेज में कितनी वृद्धि होगी, 2 की वृद्धि होगी 12 पारियों के बाद। तो ये रहा 12 पारियों के बाद। ये हमने अगर लिख लिया तो क्वेश्चन हो गया सोल्व। 11x प्लस 63 बराबर 12x प्लस 24। तो यहाँ से 12x माइनस 11x हो जाएंगे, तो कितना बचेगा 1x, और इधर से 63 माइनस 24 हो जाएंगे, तो कितना बचेगा 39 39। तो x एवरेज पहले कितना था, 39 था, 39 था, और 12वीं पारी के बाद उसका औसत क्या होगा ये पूछा है अपने से। तो 12 पारी के बाद क्या हो जाता है, जो एवरेज होता है वो कितना बढ़ जाता है, 2 बढ़ जाता है, यानी 39 प्लस 2 41 हो जाएगा अब नया एवरेज। पहले वाला एवरेज यानी x की वैल्यू कितनी है, 39 है, तो ये हो जाएगा 41। ठीक है, इसका आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, एक वापस नंबर सीरीज का क्वेश्चन आ गया है। इस नंबर सीरीज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फटाफट देखेंगे हम। ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन देखेंगे, ये 5, 25, 125, इसके बाद क्या नंबर आएगा, 5 गुणा 5 25, 25 गुणा 5 125, 125 गुणा 5 625। इससे आसान क्वेश्चन क्या इस सीरीज में पूछ सकता था वो, उसने सबसे आसान तरीके से क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। ए और बी, क्या ए और बी किसी काम को क्रमशः 10 दिनों में और 15 दिनों में पूरा करते हैं, तो ए काम अगर प्रारंभ करे, स्टार्ट कौन कर रहा है, ए कर रहा है, ध्यान से सुनिएगा, तो दोनों एक साथ, दोनों एक के बाद एक वैकल्पिक दिनों में करते हैं। यानी पहले ए करता है फिर बी करता है, फिर ए करता है फिर बी करता है, फिर ए करता है फिर बी करता है, इस तरीके से काम चलने वाला है। तो काम कितने दिनों में पूरा हो जाएगा, ए काम को कितने दिनों में पूरा करता है, इसमें दिया हुआ है 10 दिनों में। बी कितने दिनों में पूरा करता है, दिया हुआ है 15 दिनों में। तो ये दोनों मिलकर इनकी कार्यक्षमता निकालने, सबसे पहले तो टोटल वर्क यहाँ से निकलेगा कितना 30, इसकी कार्यक्षमता 3, इसकी कार्यक्षमता 2। यानी ए पहले काम करेगा, फिर करेगा बी, फिर ए, फिर बी। इस तरीके से अगर देखा जाए तो पहले दिन कितना काम होगा, 3 काम, फिर अगले दिन कितना काम होगा, 2 काम, फिर कितना होगा, 3 होगा, फिर 2 होगा। ऐसे कब तक चलेगा, जब तक कि ये 30 काम टोटल कंप्लीट नहीं हो जाता। तो एक पेयर की बात करूं मैं, तो 2 दिनों में मिलके कितना काम हो रहा है, 5 काम हो रहा है। इसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा, इसके बाद रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो टोटल काम को करने में 5 को 6 पेयर यानी 6 जोड़े लगेंगे। 6 जोड़े यानी ये 2 दिनों के 6 जोड़े यानी 12 दिन टोटल लगने वाले हैं। कितने दिन, 12 दिन। इसका जवाब कितना हो गया, 12 दिन। बहुत बढ़िया, आपने जवाब इसका जरूर दिया होगा।
चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है कि बीते हुए कल से एक दिन पहले शनिवार था, बीते हुए कल से एक दिन पहले शनिवार था, तो आने वाले कल के बाद का दिन कौन सा होगा। बीते हुए कल से पहले का दिन जो क्या था, शनिवार था, तो आने वाले कल के बाद का दिन क्या होगा। इसका जवाब आप सभी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताने वाले हैं, ठीक है। चलिए इसके बाद अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जूतों की एक जोड़ी में हमेशा होते हैं, जूते हैं आपने सभी देखे होंगे, जानते होंगे, उनकी एक जोड़ी में क्या ऐसी चीज जो है वो हमेशा ऑलवेज वहां पे होगी ही होगी। तो वो आपके ऑप्शंस हैं, पहला फीते, यानी हर जूते में हमेशा फीते मिलेंगे ही मिलेंगे क्या। फिर है चमड़ा, क्या हर जूते में चमड़े मिलेंगे। तीसरा है तलवा, क्या हर जूते में तलवे मिलेंगे। और चौथा है पट्टा, क्या हर जूते में पट्टे मिलेंगे। तो आपको इसका भी जवाब कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। 2 क्वेश्चन मैंने दिए हैं आपको, दोनों क्वेश्चन के जवाब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। पहला क्वेश्चन क्या था कि बीते हुए जो कल है से एक दिन पहले शनिवार था, तो आने वाले कल के बाद का दिन कौन सा दिन होगा। और उसका अगला क्वेश्चन एक जूतों की एक जोड़ी में हमेशा होते हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन के जवाब आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बताएंगे। और सेशन कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सेशन आपको इसी चैनल पर मिलते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय।